अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीटीआई की अपोजिशन लीडर बदलने की कोशिशों में उसे किस हद तक कामयाबियां होंगी, किस हद तक जोड़ तोड़ जारी है, और साथ साथ नून लीग उसका कैसा मुकाबला करने की कोशिशें कर रही है या कैसे करेगी, और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर खासी बरहम नजर आ रही है। कुछ मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। आज 8 मुहर्रम है, सिक्योरिटी वगैरह की सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से पीटीआई सरगर्म है और एमक्यूएम से भी राब्ते किए हैं, दीगर जमातों से भी किए हैं, लेकिन सामने वाले भी गाफिल नहीं बैठे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी फाल हो गई है। जरदारी साहब ने पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। हमने देखा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के रास्ते भी खुले। मलिक रियाज भी मुलाकात करके गए। गो के ये कहा जा रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के अहलिया की तबीयत पूछने के लिए आए थे, इयादत के लिए आए थे, लेकिन इसको रंग यही दिया जा रहा है कि कोई खास पैगाम है और दोबारा से मिसाके जमहूरियत की गर्द झाड़ के अब उसको दोबारा लाया जा रहा है सामने। और कल इसका मुजाहरा हमने देखा कि परवेज रशीद साहब और फरतुल्लाह बाबर साहब ने प्रेस क्लब में एक तकरीब में फिर वहां पे जो गुफ्तगू की, खासे सख्त हमले उन्होंने किए और कहा कि हमें जमीन के खुदा कुछ बताते नहीं है। लहजा दोनों जमातों का अब हम देख रहे हैं कि वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बारे में कुछ बात करेंगे। सूरत हाल क्या है ये सारी, हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो में हमारे नुमाइंदा खुसूसी असद सुहेब साहब, और साथ साथ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। कामरान साहब, पहले तो आप ये बताएं, ये जोड़ तोड़ बड़ा ही लग रहा है कि इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन नैब की अब तकर्रुरी होने वाली है, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत जरूरी है, और नैब के पास इस वक्त शरीफ खानदान के जो सियासी जो मुकदमात हैं, तो लाजमी बात है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का खासा उनके ऊपर असर होगा। क्या इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद में इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, शुक्रिया फरहान साहब। सबसे पहली बात तो ये कि अब आखिर ये मामला जो अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला है, ये पीटीआई को अब क्यों याद आया, इसमें इसके जो वजूहात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। जैसे आपने अभी वाज़ेह किया कि चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो रही है और चेयरमैन नैब जो है वो हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से ही आ सकता है। इस पर कानून भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी इस बारे में इसी तरह से बहुत वाज़ेह हैं। दूसरी बात यह कि इलेक्शन से पहले जो इंटरम सेटअप आएगा, जो निगरान हुकूमत बनेगी या केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उसके लिए भी हुकूमत और अपोजिशन लीडर जो है वो उनकी मुशावरत होगी। तो ये बहुत वाज़ेह एक वजूहात थी जिसकी वजह से कि इमरान खान साहब अब जो ये ओहदा है अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली के अंदर, उसको लेने के लिए अब वो कोशा हैं। देखिए, नंबर गेम्स बहुत ही क्लोज होगा फरहान, ये मैं बता दूं कि ये इतना ही कॉन्टेस्ट क्लोज होगा जितना कि हमने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में, जो इलेक्शन में जो सेनेट में जो वो बिल पास हो रहा था, जो तरमीम थी एतजाज अहसन की, जो सिर्फ एक वोट से नाकाम रह गई और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अब कोई भी नाअहल शख्स जो है वो किसी भी पार्टी का सदर भी बन सकेगा। ये कानून पास हो गया तो सिर्फ एक वोट से जहां उन्हें कामयाबी मिली हुकूमत को, इसी तरीके से ये वाला अगर मामला आता है तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर इसका भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि आपने वो, हम उस डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो नंबर गेम है वो बहुत क्लोज चल रहा है। पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ नजर आ रहा है कि पीटीआई को एमक्यूएम तंग से हाथ मिलाने के लिए जाना पड़ा। कामरान साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा जरदारी साहब की मसरूफियात भी जानने के लिए। असद, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? आप पीटीआई को कवर करते हैं, पीटीआई के हलकों में क्या कहा जा रहा है कि अब ठीक है, माना कि आने वाले दिन बहुत अहम है कि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बहुत चीजें होनी है, तो इमरान खान साहब पहले, तहरीक इंसाफ पहले भी इस मामले को उठा सकती थी। पहले अगर वो अपोजिशन लीडर बनते और एक फाल अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते, पार्लियामेंट में तो खुद इमरान खान तो जाते नहीं है, तो पहले अगर कर लेते तो बेहतर नहीं था? अब ऐन वक्त पे ये करना। पहली बात तो ये है फरहान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट को टाइम ही नहीं दिया। 2014 की अगर हम बात करें तो धरनों के दौरान जिस तरह पार्लियामेंट के बारे में बातें की जाती रही, इस पार्लियामेंट को जाली कहा गया, तो इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का इस्तेकाक भी मजरूह हुआ। और यही वजह है कि पार्लियामेंट की अपोजिशन जमातें हैं उसकी तहरीक इंसाफ हिमायत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने भी गिला किया कि अचानक से आउट ऑफ नो वेयर तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं और उसके बाद वो राब्ते शुरू करती है। तो अगर अपोजिशन लीडर को तब्दील करना था
ये हमारी ऑफ द रिकॉर्ड शेख रशीद से भी बात हुई और शेख रशीद का भी ये कहना था कि मैं इस हक में नहीं हूं कि अपोजिशन लीडर को तब्दील किया जाए। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामलात को ठीक करे ताकि एंटी PMLN जो मूव है उसे मजीद जो है वो मजबूत बनाया जा सके। यहाँ पर चैलेंज तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो इस सारे मामले में सरगर्म नजर आते हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी धड़े जिसका वक्तन फवक्तन हम जिक्र भी करते रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप वो ये नहीं चाहता कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपोजिशन लीडर बने, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान जो है उनका वोट शाह महमूद कुरैशी के हक में ही होगा कि वो ही अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो मामला आगे बढ़ाएं। जहांगीर में होगा या मुखालफत में होगा? इमरान खान साहब तो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन साहब के मशवरे ज्यादा मानते हैं। जी, यही मसला आगे आ रहा है कि दोनों धड़े अब आमने सामने हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ये चाहता है कि शाह महमूद कुरैशी अगर अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो अहम कौमी मामला, जैसा कि कामरान साहब ने जिक्र किया, चेयरमैन नैब की कर रही है, और उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो होगी इलेक्शन से कबल जो निगरान सेटअप बनेगा उसमें जो अपोजिशन लीडर की जो मुशावरत होती है वो बहुत अहमियत रखती है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप ये नहीं चाह रहा कि शाह महमूद कुरैशी मंजरे आम पर है, मंजरनामे पर उनका एक बड़ा नाम बने। तो तहरीक इंसाफ के इंटरनल ही एक रिफ्ट मौजूद है, बाहर भी मुश्किलात का सामना है। नंबर गेम की अगर बात करें तो उस तरह से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं मिली और यही वजह है कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत पहले नहीं की गई। अगर मुस्लिम लीग काफ को ऑन बोर्ड ले लिया जाता, उनके 2 अरकान असम्बली हैं, जमात इस्लामी भी इस सारे मामले में जो है अमूमन तो वो हलीफ होती है तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस मामले में वो भी रिलक्टेंट दिखाई देती है और वो उनका ये कहना है कि उनको भी कोई एज सच खुर्शीद शाह साहब से कोई मसला नहीं है। मुस्लिम लीग काफ का वोट भी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए नहीं जाएगा। अब 7 अरकान इंडिपेंडेंट है, वो अब किस तरफ अपना वजन डालते हैं ये देखना होगा। जरदारी साहब खुद जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो खुद आकर इस्लामाबाद में बैठ गए हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मामला मुश्किल सा नजर आ रहा है सारी सूरत हाल। तो कामरान साहब ये बताएं कि क्या अब हम देखते थे कि पनामा की और उसके फैसले नाअहली के बाद पीपल्स पार्टी भी नून लीग के खिलाफ जरा सख्त मौकफ रख के सामने आई और पीपल्स पार्टी जाबजा मुतालबात भी करती रही मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि अब वो वाकई नाअहल हो गए और इस तरह की सूरत हाल जो भी थी। लेकिन अब ये जो PTI की ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली की जो कोशिश है, इसने अगर हम कहें कि फिर एक दफा पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक साथ बैठने में मजबूर तो कर दिया है। मलिक रियाज के राब्ते अब बीच में शुरू हो गए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल जी, मलिक रियाज का जो 1 पॉइंट एजेंडा था डेट वाज के वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को करीब लाएं, उनके दरमियान जो फासले आ गए थे पनामा केस की वजह से उसको ब्रिज करें, ये बिल्कुल वाज़ेह इशारे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी फरहान, वो ये है कि 2 तारीख को यानी आशूरा के अगले ही दिन कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। उसमें वो इलेक्शन रिफॉर्म्स जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल है वो मंजूर होगा और उसी दिन हमारी इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत इसको दस्तखत कर देंगे और अगले ही दिन यानी 3 तारीख को जो जनरल कौंसिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका इजलास तलब कर लिया गया है। सदर बना लेगी। 3 तारीख को ही वाज़ेह इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो सदर बन जाएंगे। तो ये और इससे ज्यादा फरहान अगर मुझे इजाजत दें तो एक और अहम बात है कि कौमी असम्बली में पेश करने के लिए, टेबल करने के लिए एक नया एहतसाब का कानून जो है वो तैयार कर लिया गया है, उसका ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। ये भी ऐन मुमकिन है कि वो 2 तारीख को टेबल कर दिया जाए और वहां पर फिर हमें पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, हुकूमत का कौन साथ दे रहा है और अपोजिशन का कौन साथ दे रहा है। तो उस बिल की वजह से बहुत सारी पिक्चर जो है वो हमें असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है वो क्लियर हो सकते हैं। नहीं, और हम ये भी देख रहे हैं कि एक और मामले पे दोनों पार्टियों का मौकिफ मिलता जुलता नजर आ रहा है। आपने जिस एहतसाब के हवाले से बात की कि नैब के कवानीन के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ था, उस इजलास में भी हमने देखा कि ये बात कही गई कि अब अदलिया को भी एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा और फौज को भी एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा। इस हवाले से भी बात हुई है इस पे। तो दोनों जमातें अब लग रहा है ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं कि उसके खिलाफ मुत्तहिद होती नजर आ रही है। जी ऐसे ही है और इसमें हमारी इतलात के मुताबिक ज़राए ने हमें बताया है कि ये जो नया मसवदा तैयार किया गया है नए एहतसाब कानून का, इसमें कुछ शिकें जो हैं उनको यानी कानून तो नया होगा लेकिन बाज़ शिकें ऐसी हैं जिनको के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ जो है वो अप्लाई किया जाएगा, यानी वो माजी से पिछली जो तारीख है उनसे वो लागू शुमारी, ताकि उसका वाज़े जो इशारा है वो यही है कि उसका जो रिलीफ है वो शरीफ फैमिली को जो कि इस वक्त ज़ेर अताब है उनको इसका रिलीफ जो है वो मिले। तो जब ये मामलात आएंगे तो जिस तरीके से सेनेट में हमने देखा कि जब एक नायल शख्स को पार्टी सदर बनाने की राह हमवार की जा रही थी तो तब अपोजिशन जो है वो सामने आई थी। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जब ये नया एहतसाब का कानून
कौमी असम्बली में टेबल किया जाएगा। तो उस वक्त जब इसके ऊपर अगर डिबेट होती है या रायशुमारी होती है तो ऐसी सूरत में अव्वल तो रायशुमारी की स्टेज जो है वो बहुत बाद में आती है, उससे पहले ही ये मामला जो है वो कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। लेकिन ये कि ये मामला जब भी पार्लियामेंट में लाया जाएगा और ये बिल जो है मंजर आम पर आएगा तो उसमें उसकी वो सारी जो शिकें हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगी कि कौन सी शिक और कौन सा कानून जो है वो किसको और किस तरह से नवाजने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक। असद, ये भी बताएं कि जिस तरह आपने भी कहा कि पीटीआई में खुद जो एक रिफ्ट है इस हवाले से, तो फिर पीटीआई किस हद तक कामयाब हो पाएगी इन कोशिशों के अंदर जब अंदर ही इख्तलाफ हो? पार्टी के कारकुन क्या कहते हैं इस बारे में कि ये इख्तलाफात हम देखते हैं कि जगह जगह पीटीआई को नुकसान पहुंचा चुके हैं, चाहे ज़िमनी इंतखाबात में हार के मामलात हों या दीगर। तो फिर ये इख्तलाफ लेके अब पीटीआई इतनी बड़ी मुहिम सर कर सके कि जहां पे सामने पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, हुकूमती जमात भी हो, अपोजिशन भी साथ हो, कहां से ये अपोजिशन लीडर बदल पाएंगे? जी बिल्कुल फरहान, NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा कि पीटीआई के कारकुन ये कहते थे कि PP 139 से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली, 140 से सपोर्ट मिली। अलीम खान साहब का किरदार हमारे सबके सामने है। तो ये इंटरनल पीटीआई के जो कारकुन है उनका ये कहना है कि पीटीआई खुद पीटीआई की इस सारे मामले में दुश्मन बनती है। मुकाबला तो वो सियासी जमातों का, हरीफ जमातों का करती ही है, लेकिन इंटरनल मामलात अपना हाउस इन ऑर्डर रखने की भी जरूरत है। और यही वजह है कि इस मामले में भी अब शाह महमूद कुरैशी एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो नंबर गेम पूरी करने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं और किसी हद तक इमरान खान की भी आशीर्वाद उन्हें हासिल है। लेकिन इंटरनल जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो इस सारे मामले में इस मुखालफत कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि शाह महमूद कुरैशी का जो सियासी कदकाठ है वो इस सारे मामले में आगे बढ़े। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में अगर कल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो उसके बाद मामलात हम देख सकते हैं कि किस रुख में जाएंगे। कि अपोजिशन लीडर के मामले पर भी अगर पार्टी के विद इन द पार्टी कंसेंसस नहीं है तो जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा उस मरहले में भी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों की जो सपोर्ट दरकार है वो उन्हें मैसर नहीं है। चले मैं कुछ इस हवाले से मजीद बात करेंगे, जिस तरह से MQM से भी इत्तेहाद की बात की गई इस मामले के ऊपर और दीगर मामलात भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इसी हवाले से बात करेंगे। फेयर एंड लवली फेस वॉश। जितना भी मुंह धो नहीं मिलता है ग्लो, साबुन या पानी नो ग्लो नो ग्लो। Want the glow? हर बारी धो फेयर एंड लवली फेयरनेस फेस वॉश। इसमें है वीटा ग्लो फॉर पार्लर वाला इंस्टेंट ग्लो। So girls get glow, get glow, get glow। फेयर एंड लवली फेस वॉश। Break the ice legendary Cornetto Classico के साथ creamy vanilla, delicious chocolate, crunchy wafer और वही iconic dip। Creamy और crunchy Cornetto Classico, break the ice। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय न्यूट्रीमॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। बैट्समैन तैयार और इसी के साथ बॉल को उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के पास जहां पर खड़े हैं डोनाल्ड, जो पिछले 100 मैचेस में 99 कैचेस छोड़ चुके हैं। लगता नहीं कि इस बार भी उनसे कोई उम्मीद लगाई जाती। अरे ये तो गोल है, अरे इसमें हो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीटीआई की अपोजिशन लीडर बदलने की कोशिशों में उसे किस हद तक कामयाबियां होंगी, किस हद तक जोड़ तोड़ जारी है और साथ साथ नून लीग उसका कैसा मुकाबला करने की कोशिशें कर रही है या कैसे करेगी और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर खासी बरहम नजर आ रही है। कुछ मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। आज 8 मुहर्रम है, सिक्योरिटी वगैरह की सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से पीटीआई सरगर्म है और MQM से भी राब्ते किए हैं, दीगर जमातों से भी किए हैं, लेकिन सामने वाले भी गाफिल नहीं बैठे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी फाल हो गई है। जरदारी साहब ने पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। हमने देखा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के रास्ते भी खुले। मलिक रियाज भी मुलाकात कर अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीटीआई की अपोजिशन लीडर बदलने की कोशिशों में उसे किस हद तक कामयाबियां होंगी, किस हद तक जोड़ तोड़ जारी है और साथ साथ
नून लीग उसका कैसा मुकाबला करने की कोशिशें कर रही है या कैसे करेगी, और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर खासी बरहम नजर आ रही है। कुछ मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। आज 8 मुहर्रम है, सिक्योरिटी वगैरह की सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से PTI सरगर्म है और MQM से भी राब्ते किए हैं, दीगर जमातों से भी किए हैं, लेकिन सामने वाले भी गाफिल नहीं बैठे हैं। अब पीपल्स पार्टी भी फाल हो गई है। जरदारी साहब ने PTI का रास्ता रोकने के लिए इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। हमने देखा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के रास्ते भी खुले। मलिक रियाज भी मुलाकात करके गए। गो के ये कहा जा रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के अहलिया की तबीयत पूछने के लिए आए थे, इयादत के लिए आए थे, लेकिन इसको रंग यही दिया जा रहा है कि कोई खास पैगाम है और दोबारा से मिसाके जमहूरियत की गर्द झाड़ के अब उसको दोबारा लाया जा रहा है सामने। और कल इसका मुजाहरा हमने देखा कि परवेज रशीद साहब और फरहतुल्लाह बाबर साहब ने प्रेस क्लब में एक तकरीब में फिर वहां पर जो गुफ्तगू की, खासे सख्त हमले उन्होंने किए और कहा कि हमें जमीन के खुदा कुछ बताते नहीं है। लहजा दोनों जमातों का अब हम देख रहे हैं कि वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बारे में कुछ बात करेंगे। सूरत हाल क्या है ये सारी, हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो में हमारे नुमाइंदा खुसूसी असद सुहेब साहब, और साथ साथ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। कामरान साहब, पहले तो आप ये बताएं, ये जोड़ तोड़ बड़ा ही लग रहा है कि इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है और होना भी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन नैब की अब तकर्रुरी होने वाली है, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत जरूरी है, और नैब के पास इस वक्त शरीफ खानदान के जो सियासी जो मुकदमात हैं, तो लाजमी बात है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का खासा उनके ऊपर असर होगा। क्या इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद में इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, शुक्रिया फरहान साहब। सबसे पहली बात तो ये कि अब आखिर ये मामला जो अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला है, ये PTI को अब क्यों याद आया, इसमें इसके जो वजूहात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। जैसे आपने अभी वाज़े किया कि चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो रही है और चेयरमैन नैब जो है वो हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से ही आ सकता है, इस पर कानून भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी इस बारे में इसी तरह से बहुत वाज़ेह हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन से पहले खुश आमदेद कहेंगे। हम बात कर रहे थे कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो PTI की अपोजिशन लीडर की तब्दीली की कोशिशें हैं उसमें उसे किस हद तक कामयाबी होगी, नाकामी होगी। फिर हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब जिस तरह इस्लामाबाद आके बैठे हैं, मुख्तलिफ जमातों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। कामरान साहब, ये भी इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी हो सकता है कुछ अरसे के लिए अपोजिशन में बैठ जाए ताकि ये कोशिश PTI की नाकाम बनाई जाए, ऐसी भी इतलात हैं क्या? देखिए, ये एक ऑप्शन जरूर हो सकती है, क्योंकि जाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट उनकी अपनी एक जमात है, JUIF का प्लेटफॉर्म है, उससे वो अभी तक हुकूमत के साथ थे, वो चाहें तो कल हुकूमत का साथ छोड़ दें। स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकती है और आपने जो है ये वाज़ेह इशारा किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जहां हम उसूलों की सियासत को बालाई ताक रखते हैं तो वहां इस हद तक होगा कि मौलाना साहब कम से कम ऐसी तनकीद जो है वो शायद उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। लिहाजा ये मौलाना के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक भी मैंने जैसे कि बताया कि बहुत क्लोज नंबर गेम जो है वो चल रही है। यही कैलकुलेशन हम, आप और इवन हुकूमती हल्के और जो अपोजिशन के हल्के हैं वो करते आ रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला। देखें, अभी तक इवन जो 22 अरकान जो सबसे बड़ा फैक्टर है MQM का, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। उन्होंने भी वो अभी तक ये मामला जो है वो मजाक की हद में रखा कि रिश्ता आया था, लेकिन अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि बड़ी बहन का रिश्ता होना है पहले या पहले छोटी बहन का। तो अभी तक ये नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस अंदाज में फरहान ये मूव आगे चली है और यकदम से ये मामला जो है वो एक अहम नुक्ता बनकर सामने आया है मुल्की सियासत पर और पार्लिमानी सियासत पर, तो जैसा कि ये 2 तारीख को इजलास शुरू हो रहा है नेशनल असम्बली का, यकीनी तौर पर ये मामला जो है उसमें उठाया जाएगा और ये अपोजिशन के ऊपर है कि वो कब अपनी नंबर गेम, या PTI के ऊपर है कि वो कब अपनी नंबर गेम जो है वो पूरी मुकम्मल करते हैं और उसके बाद ये बाकायदा कोई रेजोल्यूशन जो है वो फ्लोट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर फॉर द चेंज ऑफ अपोजिशन लीडर। ठीक, सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कॉलम नवीस सीनियर साफी। सलमान साहब, आप कैसे देख रहे हैं PTI की कोशिशें? आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएंगी या जरदारी साहब की मफामत का जादू सर चढ़कर बोलेगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह से इस मामले में हम देख रहे हैं कि यकजा होते हुए नजर आ रहे हैं कि PTI की ये कोशिश नाकाम होनी चाहिए, किसको आप लगता है कि कौन जीत पाएगा इसमें?
बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हुकूमत की कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से जो अपोजिशन जमात है वो उनके साथ खड़ी हो, ताकि वो मुश्तरका तौर पर निगरान हुकूमत का, चेयरमैन नैब का और इलेक्शन कमिश्नर के अरकान का तकर्रर कर सकें। तो इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है बुनियादी तौर पर वो इसी के गिर्द घूम रही है। और ये जो इमरान खान की तरफ से फैसला हुआ है कि जो अपोजिशन लीडर की तब्दीली का, इसको भी आप इसी तनाजुर में देखें कि किस तरह से वो जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स जो जनरेट होगी उसमें बुनियादी फैसलों के अंदर वो अपना रोल देखना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और दीगर जमातें। अब तो इसमें ऐसा- किस हद तक कामयाब हो सकेंगे ये एक अलग सवाल है, लेकिन इसमें बुनियादी मसला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने उम्मीदवार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बहुत सी अपोजिशन जमातें जो है जिसमें जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग काफ है, ये लोग इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सब समझते हैं कि इस वक्त अगर हमने अपोजिशन लीडर की तब्दीली के ऊपर इत्तेफाक ना किया तो पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर अपनी मर्जी का निगरान सेटअप ले आएंगे। मुझे तो ये लगता है कि इस अच्छा, वक्त- तो सलमान साहब पहले तो इसमें फिर नून लीग जो है वो हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को क्या यकीन दहानियां कराएगी? क्या ऐसा होगा कि फिर नया चेयरमैन नैब अगर आता है तो फिर ठीक है हाथ हल्का रखा जाएगा? क्या सूरत, क्योंकि गिव एंड टेक तो होगा ना फिर कुछ? उनकी तसल्ली ये होगी, मिसाल के तौर पर सिंध के अंदर उनको फ्री हैंड दिया जाए। एक तो ये उनको इस तरह की गारंटी दी जाएगी कि सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की मर्जी का सेटअप होगा। वफाक के अंदर भी जो रोल है उसमें मुशावरत होगी। तो एक ऐसा सेटअप आए जो दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल हो, ताकि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इंटैक्ट रहे इन्हीं दो बड़ी जमातों के दरमियान। उसमें फिर इमरान खान जिस तरह से चीज़ें देखना चाहते हैं उनको वो रोल ना मिल सके, एक तो चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो नंबर गेम की जो पॉलिटिक्स है, आपने अभी कामरान साहब से भी पूछा, बुनियादी तौर पर ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रम्प कार्ड होंगे। और जिस वक्त पावर पॉलिटिक्स चल रही होगी और अगर हुकूमत को लगा कि अपोजिशन के कुछ अरकान कम हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुमकिन है कि फजलुर रहमान साहब जो है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत अपोजिशन के साथ आगे खड़े हो जाए। स्ट्रेटेजी के तहत या उसूल के तहत किस तरह से होगा? ये उसूलों की सियासत तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रही, आपको लगता है ऐसा नहीं, होगा? लेकिन असूल की सियासत कोई नहीं है। देखिए, फजलुर रहमान साहब की भी इमरान खान के बारे में रिजर्वेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आ सके। तो इस पावर पॉलिटिक्स में अगर फजलुर रहमान को कुछ सेक्रीफाइस करके अपोजिशन लीडर को नाकाम बनाने के लिए जो ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कोई बड़ी बात होगी कि आपको अगर लगे कि फजलुर रहमान साहब जो है वो इस साइड पर आ गए ताकि इनकी जो नंबर गेम है उसको खराब किया जाए। ठीक, तो असद ये बताएं कि PTI के MQM से राब्ता करने के हवाले से PTI का अपना कारकुन कैसे सोच रहा है कि जहां तक एक जमात जिसकी आप इतनी मुखालफत करते थे, कराची में आपको वोट भी जो मिला PTI को वो एंटी MQM वोट मिला, अब ये राब्ते करके क्या PTI कराची में अब सियासत नहीं करेगी फिर उसके बाद? फरहान, माजी में भी कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिए हैं और हम देखते हैं कि यू टर्न के नाम से ये पार्टी मशहूर हुई। माजी में भी MQM के करीब रही, जब PTI ने जलसा किया था कराची में, उस वक्त भी खबरें थी कि MQM ने उसको सपोर्ट किया है। तो कारकुन तो PTI का डाई हार्ड वर्कर है, जो भी पॉलिसी नेशनल लेवल पर इमरान खान तय करते हैं PTI का कारकुन उसके पीछे चलता है। लेकिन जो संजीदा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें चौधरी सरवर हैं, इसके अलावा दीगर कुछ रहनुमा, उनसे जब बात होती है तो वो इस पर जरूर अपनी तशवीश का इजहार करते हैं कि इससे सियासी जमातें मजबूत नहीं होती हैं। कुछ की ये भी राय है कि पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ को राब्ते अपने मजबूत करने चाहिए। जाहिर है जब निगरान सेटअप बनता है तो उसमें यही नहीं होता कि सिर्फ अपोजिशन लीडर से ही मुशावरत की जाती है, बाकी अपोजिशन जमातों से भी बातचीत की जाती है, उनकी भी राय ली जाती है। शेख रशीद अहमद भी इसी मौकफ के हामी है कि तहरीक इंसाफ को सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए। सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ अलग नजर आती है और बाकी अपोजिशन जमातें अलग नजर आती हैं, तो इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो हुक्मरान जमात को ही हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि आगे चलकर वो क्या हिकमत अमली जो है वो तय करती है। ताहम उसके जो कारकुन हैं वो इस सारी सूरत हाल पर कंफ्यूज नजर आते हैं, लेकिन इमरान खान जो कहते हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन उस पर अमल पैरा होते हैं। ठीक, कामरान साहब, MQM के बातचीत के हवाले से भी बात जिस तरह आपने कहा कि वाजे तो नहीं आई है, लेकिन राब्ता करने को कैसे देखा जा रहा है? MQM की शदीद मुखालिफ PTI, हम देखते थे कि कराची में जितना वोट भी पड़ा इसी लिहाज से पड़ा था, तो क्या PTI ने कराची को अब PTI ने भी छोड़ दिया है कि ठीक है वहां पर फिर MQM करती रहे सियासत, पीपल्स पार्टी करती रहे, PTI की अब कराची में फिर सियासत नहीं करेगी अगर इस तरह हाथ मिलाती है MQM से? तो
नहीं देखिए, वो तो फिर ज्यादा ही सियासी राब्ते जो हैं वो तो मजीद बढ़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट तक भी बात जा सकती है। और जब जाहिर है कि अगर आप एमक्यूएम को उनकी 22 सीटों के लिए अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उनको साथ मिलाते हैं, तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर यह गारंटी देनी पड़ेगी कि कराची में न सिर्फ ये कि कराची में एमक्यूएम की सीटों को सिक्योर किया जाएगा, बल्कि बाकी जगह जो है मुल्क के बाकी हिस्सों में भी अगर कोई सीट एडजस्टमेंट के असबाब बनते हैं तो उनको भी यकीनी तौर पर उसकी यकीन दहानी जो है वो एमक्यूएम को कराई जाएगी। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक फैक्टर जो है फरहान वो जरूर आप जहन में रखें कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो अपने ट्रम्प कार्ड जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में हमेशा से प्ले करते आए हैं। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये ऐसे बहुत से मौके ऐसे आए हैं जब एमक्यूएम जो है वो ट्रम्प कार्ड का जो है वो किरदार अदा करती रही। मैं ये बताता चलो, जैसे कि अभी आबिद साहब ने ये कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इसमें डिसाइसिव फैक्टर होंगे, ये ट्रम्प कार्ड वो होंगे। मैं ये समझता हूं कि मेन पार्टी जो है वो एमक्यूएम होगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होगी अपोजिशन लीडर के मामले में। और आपको ये भी पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो बाज़-औक़ात वो किसी मैं कह सकता हूं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बातों में आकर भी कुछ फैसले जो है वो करती है। तो अगर हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाना है ऐसी सूरत में तो एमक्यूएम जो है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होकर मौजूदा जो हुकूमत है इसको डेंट पहुंचा सकती है अपोजिशन लीडर की तब्दीली के बाद। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसा सोएब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने कुछ गुफ्तगू की इसी हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये बात करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम मुख्तलिफ शहरों में कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि साजिशें बहुत होती हैं पाकिस्तान की और ये दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो बड़ा ही एक अंदेशा होता है। सिक्योरिटी वगैरह क्या रहेगी, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ 5 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे कुछ मुहर्रमुल हराम के हवाले से। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और हम देखते हैं कि ये दिन हमारे यहाँ अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए जाते हैं, साथ साथ गम भी मनाया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से हम इस पर बात करेंगे, कैसी सिक्योरिटी के इक़दाम देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हमें बताएंगे इस हवाले से। सिक्योरिटी के इक़दाम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं दिनों में कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होना इंतहाई तशवीश की बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम स्टूडियो में और कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लाहौर से। इफ़त हसन रिजवी भी हमारे साथ होंगी, इस्लामाबाद की सूरत हाल और कराची भी हम जाने के पहले कादिर ख्वाजा की तरफ मैं जाऊँगा लाहौर से। उन्होंने क्या देखा, इस वक्त कहाँ मौजूद है? कादिर, आप कहाँ मौजूद हैं और कैसे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के इक़दाम वगैरह? किस हद तक आपको नजर आ रहा है कि चौकस हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे? क्या माहौल है? जी फरहान, लाहौर में आज जो शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस है सुबह 10 बजे जो है वो दरबार हुसैन मोरी गेट से बरामद हुआ और मुकामी रास्तों से होता हुआ अभी जो है वो अपनी मंजिल यानी कि जो है वो पाम स्ट्रीट की जानब रवा दवा है। और इस वक्त जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू अनारकली बाजार में, जहाँ पर जो है वो अभी मरकजी जुलूस जो है वो आप अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है न्यू अनारकली में। और यहाँ से होता हुआ फूड स्ट्रीट और फूड स्ट्रीट के बाद जो है वो पाम स्ट्रीट पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ये जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर जो है वो शबीह जुलजना का जो मरकजी जुलूस है उसमें अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात है, वार्डन्स की भारी नफरी तैनात है। रूट जो तरतीब दिया गया था सीटीओ की जानिब से उस रूट पर जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो गामजन है। और इसके साथ आपको मजीद बताता चलूँ कि यहाँ पर अज़ादार जो है वो नवाहानी, जंजीर जनी और सीना को भी कर रहे हैं और जो है वो करबला के मैदान में जो शोहदा थे उनके दुख का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर मातम करके। और यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं, मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं, दूध की सबीलें लगाई गई हैं और जो है वो लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। और खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और मर्द सब भी जो है वो गम में बराबर के शरीक हैं। यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। एसपी सिटी आदिल जो है वो अभी मुआयना करके गए थे तमाम जो है वो सिक्योरिटी हालात का और सीसीटीवी कैमरों से भी जो है वो उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉल्फिन और पीरू फोर्स भी यहाँ पर गश्त करने में मसरूफ है और तमाम जो है वो छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दी गए। मार्केटें बंद करवा दी गई हैं, सुबह से ही जो है वो मार्केटें बंद हैं। और इसी के साथ आपको मजीद बताता चलूँ तो तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब ये मरकजी जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक, और जुलूस में जो दाखिल हो रहे हैं लोग, जैसे हम देखते थे कि वॉक थ्रू गेट्स वगैरह पुलिस एहलकार को तलाशी ले रहे हैं, उसके बाद फिर जाने दिया जा रहा है मरकजी जुलूस में शामिल होने के लिए लोगों को?
जी बिल्कुल, दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार की बड़ी तादाद मौजूद है और रेंजर्स भी जो है वो आर्मी भी जो है उनको भी स्टैंड बाय रखा गया है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। यहाँ पर जो है वो अनारकली बाजार में जब एंटर होते हैं, जब मरकजी जुलूस में आज़ादारान की जो बड़ी तादाद है वो एंटर हो रही है, तो उसको जो है वो मेटल डिटेक्टर्स और डेटोनेटर से जो है वो चेकिंग किया जा रहा है। वॉक थ्रू गेट में कर दिया गया, मैनुअल चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर जो है मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के स्काउट्स भी मौजूद हैं जो कि हर अज़ादार की जो है वो तलाशी ले रहे हैं, जामिया तलाशी ली जा रही है। और यहाँ पर सुरागसार कुत्तों से भी जो है वो मार्केट चेक की जा रही है। मार्केटें चूंकि क्लोज कर दी गई हैं तो उनके जो मुल्हिका जो सड़कें हैं जो उनको मिलाती हैं रूट्स की जानिब, उनको भी जो है वो कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। जी ठीक, कादर हमारे साथ ही रहे, मजीद भी आपसे जानेंगे। हमाद असलम भी हमारे साथ मौजूद है। हमाद, ओवरऑल क्या सिक्योरिटी का प्लान किया गया है लाहौर के हवाले से भी, आसपास के अजला के हवाले से भी? क्या इकदाम पुलिस ने रखे हैं? कितनी मजालिस वगैरह होंगी जिनके हवाले से सिक्योरिटी जो है वो की जाएगी? जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम एक बड़ा इवेंट होता है और इसको सिक्योरिटी फ्राहम करना पंजाब पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी होती है और उनके लिए एक कड़ा मरहला भी होता है और उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए तमाम तर सिक्योरिटी इकदाम बरोएकार लाए जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब भर में 1,75,000 लोग हैं जो सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और पूरे पंजाब में सूबे भर में 35,000 से ज़ायद मजालिस होंगी, जबकि हज़ारों जो जुलूस भी निकाले जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 5,340 मजालिस होती हैं और इसके अलावा 1,000 जुलूस होते हैं, जिनमें से 600 जो जुलूस होते हैं वो रवायती जुलूस होते हैं, जबकि दीगर जो जुलूस हैं वो गैर लाइसेंसी जुलूस होते हैं। लेकिन उनको सिक्योरिटी फ्राहम करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और ना उनको रोका जाता है। और यही वजह है कि जो पंजाब पुलिस है वो अपनी तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरोएकार लाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, जो पंजाब पुलिस की जानिब से इकदाम किए गए हैं, जब ये जुलूस निकाले जाएंगे उनका एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है और मुकर्रर वक्त से जुलूस बरामद होगा और अपने मुकर्रर औकात में जाके वो इख्तिताम पजीर भी होगा। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो उलमा है, ज़ाकिरीन है, उनके जो इंतजामिया है वो तमाम तर उनको आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा जो कोई ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया है? कोई जी बिल्कुल, ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया है। 4 लेयर सिक्योरिटी होगी और जो उलमा और ज़ाकिरीन हैं उनमें से सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए तो 25 ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बानबंदी पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा जो ज़िला बंदी भी लगाई गई है कि कोई ऐसा जो ज़ाकिर है या उलमा है जो इंतशार पसंदी की तरफ लेकर जाए तो उसको किसी भी किस्म की जो खिताब है या उनका दर्स है उनको नहीं करने दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर आगाह कर दिया गया और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी तौर पर बिला इम्तियाज कार्रवाई का भी कहा गया है। और IG पंजाब की जानिब से भी सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं तमाम इजला के CPOs, DPOs और RPOs। और इस हवाले से तमाम तर वो देखा चले, मैं इस्लामाबाद का भी रुख करता हूँ। इफ़त रिजवी हमारे साथ मौजूद है। इफ़त, आप बताएं, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में कितनी मजालिस वगैरह होती हैं और कैसे सिक्योरिटी के इक़दाम वगैरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 8वीं मुहर्रम का जुलूस जारी है जिसमें ताज़िया, जुलजना और अलम जो हैं वो बरामद किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद है। ऐसा ही एक जुलूस कल भी इस्लामाबाद की मरकज़ी G6 की इमाम बारगाह से बरामद होगा। उस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने भरपूर तैयारियां की हैं। आज भी हमने देखा कि 8वीं मुहर्रम के जुलूस की सख्त सिक्योरिटी की गई है। हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं जो इस जुलूस को और कल के जुलूस को सिक्योरिटी देंगे। साथ ही पोली क्लिनिक जो हॉस्पिटल है उसकी 2 एम्बुलेंसेस जुलूस के साथ कल भी मौजूद रहेंगी, आज भी जुलूस के साथ मौजूद हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मौजूद रहेंगी जुलूस के साथ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी दिया है जिसमें जो सड़कें जुलूस की वजह से बंद होंगी उनका की निशानदही की गई है। साथ ही शहर में, शहर इक़्तिदार में कल जो मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम है वो भी ब्लॉक रहेगा। सिक्योरिटी के ही बाइस गुज़िश्ता चंद सालों में रावलपिंडी में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ मुहर्रम अल हराम के 10वीं मुहर्रम के जुलूस में। उसके बाद से दोनों जुड़वा शहरों में छोटे बड़े जितने जुलूस भी बरामद हो रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए नफरी भी आने वाले सालों में बढ़ा दी गई थी। तो इस साल भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नफरी की इजाफी हमने देखा कि मौजूद है जुलूस के साथ। साथ ही जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी गाहे बगाहे जुलूस के रस्तों का मुआयना कर रही है, जायज़ा ले रही है ताकि कोई भी ऐसा मिसहैप हो उससे पहले उसको रोक लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इफ़त रिजवी इस्लामाबाद से बता रहे थे। हमाद, ये बताएं, मोबाइल वगैरह के हवाले से क्या कहा जा रहा है? मोबाइल सिग्नल्स जुलूस के रास्तों के बंद होंगे, उन इलाकों की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल फरहान साहब, इस हवाले से बताता चलूँ तो ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मोबाइल सर्विस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि डबल सवारी पर भी पाबंदी इस दफ़ा लगा दी गई है। इससे पहले ये होता था कि सिर्फ जहाँ जहाँ जुलूस बरामद होता था और जिन जिन रवायती रास्तों से गुजरता था वहाँ उस वक्त में वो मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती थी, लेकिन जो डबल सवारी पर पाबंदी थी वो गुज़िश्ता 2 सालों से नहीं लग रही थी और इसी वजह से अब सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा डबल सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई है और इसके अलावा मोबाइल सर्विस पर भी पाबंदी करते हुए सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जा रहा है। मोबाइल सर्विस को वाज़ेह किया जा रहा है कि जुलूस के रास्तों में मोबाइल सर्विस बंद होगी या पूरे शहर में, लाहौर शहर में? नहीं, पूरे शहर में नहीं बंद होगी, ये सिर्फ जहां जहां जुलूस होगा वहीं पर उसी वक्त वो मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। इसके अलावा जो 4 लेयर सिक्योरिटी होगी, दाखिली और खारजी रास्ते, सिर्फ ये जुलूस के नहीं, जो लाहौर और समेत दीगर पंजाब के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और एक खास तौर पर वहां पे मॉनिटरिंग का निजाम भी बेहतर कर दिया गया और IC3 जो लाहौर में कुर्बान लाइन में एक प्रोजेक्ट लगाया गया, उसके 300 कैमरे लगाए गए। ये अमाद आपको नजर भी आ रहा है ये सारा, क्योंकि हम नोटिफिकेशन तो जारी होते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन चूंकि अब हमारे मुल्क के हालात खासे बेहतर हुए हैं और ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार भी जरा सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, हालात तो बहुत बेहतर हो गए, ये नजर आ रहा है कि फिर ये इसी तरह एक्टिव हैं भी कि ठीक है हालात तो बेहतर हुए हैं लेकिन चौकस रहना है, किसी भी लम्हे कोई भी गफलत से फायदा उठा सकता है। जी बिल्कुल, इनकी एक छोटी सी गलती एक बड़ा साना पेश आ सकता है। उस हवाले से IG पंजाब ने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी अफसरान को भी हदायत जारी किए हैं कि जो पुलिस एहलकार या अफसर जिसके मातहत में जितने पुलिस वाले होंगे वो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा और एक जब तक जुलूस खत्म नहीं हो जाता, जब मरकजी जुलूस 9-10 मुहर्रम को निकलेगा, उस हवाले से कोई एक अदादार जब तक उस अमाम बारगाह या इधर से जो रवायती रास्तों से होता हुआ वहां से अपने घर नहीं चले जाते, तब तक हर बंदे की जिम्मेदारी है और उस बात को यकीनी बनाने के लिए उनको कन्विंस कर दिया गया और इस काफी हद तक देखा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद असलम हमारे साथ मौजूद थे, कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ शहरों से हमने सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आगाही ली। दुआ यही है कि ये तमाम दिन अमन और आफियत के साथ गुजरें। कराची की भी सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे साथ रजब अली मौजूद है कराची से। रजब, आप बताएं कराची में कैसे इक़दामात, इंतजामात, सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से? कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। अबुल हसन स्काउट्स की क़यादत में ये जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ जो है वो जारी और सारी है और हुसैनिया ईरानी इमाम बारगाह खारदर में ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद भी जो है वो सुबह से शुरू कर दिया गया था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि सुबह से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस शहर में बंद कर दी गई थी। मजमूई तौर पर अगर जुलूस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 6133 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए थे। जिन जुलूस की सिक्योरिटी को 9 सेक्टर और 23 सब सेक्टर में तकसीम किया गया था। 285 से ज़ायद गलियों और सड़कों को सील कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा के जुलूस की गुजरगाह को गुज़िश्ता शब ही सील कर दिया गया था। रेंजर्स की नफरी इसके अलावा है। हम आपको बताएं कि मरकज़ी 8 मुहर्रम का जो जुलूस है उसकी क़यादत अबुल हसन स्काउट्स कर रही है और जो है मजमूई तौर पर सैकड़ों जो है वो स्काउट्स के रज़ाकार भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि 6133 पुलिस एहलकार जबकि रेंजर्स के एहलकार इसके अलावा तैनात किए गए। जबकि खुसूसी तौर पे जो है नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए भी 5 टीमें जो है वो तश्कील दी गई है कि जो है किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। रजब अली हमारे साथ मौजूद थे, कुछ सूरत हाल हमने जानी। इसके साथ ही न्यू एट 5 का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।